बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य प्रकाश जी। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी व्याख्यानमाला की जो हिंदी व्याख्यानमाला की जो श्रृंखला है कई दिनों से चल रही है, और आज जो विषय मुझे मिला है, हिंदी पत्रकारिता का धर्म, अतीत, वर्तमान और भविष्य। इस मंच पर जुड़ने वाले सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करता हूं। क्या मेरी आवाज़ पहुंच रही है सब लोगों तक ठीक प्रकार से? जरा बताएं अखिलेश जी, प्रशांत पांडे, अनुज कुमार, आप सबका स्वागत है। आवाज़ मेरी ठीक से पहुंच रही है? आप एक बार कंफर्म करें। नवीन ठाकुर, बहुत बहुत धन्यवाद। जरा एक बार बताएं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ मेरी ठीक से पहुंच रही है। विषय बहुत गंभीर है और आज की जो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उनको लेकर के भी इस पर विचार किया जाना चाहिए। जहाँ तक हिंदी पत्रकारिता की बात है, इसका इतिहास बहुत गौरवशाली है। वैसे अगर हम भारत की चिंतन परंपरा में सूचनाओं के आदान प्रदान की बात करते हैं तो महर्षि नारद का नाम लेते हैं और नारद जयंती जो है मनाते हैं हम पत्रकारिता के आदि पुरुष के रूप में उनको। लेकिन हिंदी पत्रकारिता की जो बात है वह जो आधुनिक काल में जो प्रेस आया, ब्रिटिश जो और उनके जो अनुषंगी जो थे, पुर्तगीज, डच, फ्रेंच, जो ये चारों आए जो, तो इन्होंने जो प्रेस की स्थापना करके और फिर उसके बाद जो बाइबिल का जो भारतीय भाषाओं में अनुवाद करके ईसाइयत के प्रचार प्रसार करने का जो इन्होंने एक उपक्रम चलाया, अभियान चलाया, जिसकी प्रतिक्रिया में, जिसके प्रत्युत्तर में भारतीय नवजागरण अपने देसी स्वरूप में पनपा। सभी को आवश्यकता थी अपने विचारों के प्रचार प्रसार करने की। ईसाइयत भारत में अपनी जड़ें जमाना चाहती थी और भारतीय जो बुद्धिजीवी हैं, जो भारतीय जो सांस्कृतिक जो चेतना है, वो उनका प्रतिकार करना चाहती थी। ऐसे परिस्थितियों में भारत देश में जो है पत्रकारिता जन्म लेती है। भारत की विभिन्न भाषाओं में, यहाँ तक कि प्रारंभ ही उसका अंग्रेजी भाषा से होता है और धीरे धीरे जो बंगाल है पत्रकारिता का क्षेत्र बनता है, सब जानते हैं। हिंदी भाषा भाषी संपूर्ण भारत में व्याप्त रहे हैं। एक समय था कि बंगाल में उनका बड़ा बोलबाला था। तो हम देखते हैं कि हिंदी पत्रकारिता जो है हिंदीतर जो प्रांत है वहाँ से प्रस्फुटित होती है। 30 मई 1826 कालजयी तिथि है हिंदी पत्रकारिता की दृष्टि से, जब युगल किशोर शुक्ल जो है उदंत मार्तंड का संपादन करते हैं। कुछ ही समय पत्रिका चलती है और फिर जो है
अर्थ की समस्या और तमाम समस्याओं के नाते जो है चल नहीं पाती है। लेकिन उदंत मार्तंड जो अलख जगाता है वह बुझता नहीं है। कालांतर में अपनी सीमित संसाधनों के बावजूद भारतीय बौद्धिक चेतना जो है धीरे धीरे जो है अपना स्थान बनाती है और फिर बंगाल से बढ़ कर के पूरा जो उत्तर भारत जो है हिंदी पत्रकारिता का एक गढ़ बन जाता है। 1845 में बनारस अखबार निकालते हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। और जहाँ तक भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग की बात है तो सब जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग के जो साहित्यकार हैं वे पत्रकार भी हैं। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण सेगुड़ी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, ये सारे जो है साहित्यकार होने के साथ साथ एक समर्थ पत्रकार भी थे। और उसके बाद द्विवेदी युग में जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से जब सरस्वती का संपादन करते हैं तो वे भी जो है पत्रकारिता के साथ साहित्य की सेवा करते हैं। गणशंकर विद्यार्थी, रामवृक्ष बेनीपुरी, माखनलाल चतुर्वेदी प्रभृति बहुत से जो साहित्यकार हैं पत्रकारिता के माध्यम से साहित्य में प्रवेश करते हैं। पत्रकारिता अपना एक निज धर्म लेकर के चलती है। आजकल देखा जाए तो भारतवर्ष में धर्म को लेके बहुत लोगों का मन जो है खराब हो जाता है, छुई मुई से हो जाती है। अगर विद्यानिवास मिश्र जी को कोट करें तो छुई मुई से हो जाती है। अनछुए बिंदु नामक जो निबंधों का संग्रह है उसमें जो है उन्होंने हिंदू धर्म का मर्म जो लिखा है तो उसमें इसका उल्लेख किया है। धर्म की जब बात करते हैं तो एक जो वैश्विक कहिए या ब्रह्मांड के जो सनातन नियम जो है उनकी बात हम करते हैं। धर्म कोई रिलीजियस या पंथवादी एक निष्ठ विचार नहीं है। हर व्यक्ति का, हर समूह का अपना धर्म होता है, अर्थात कर्तव्य होता है। अगर आप ध्यान दें तो जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है और सुखेण वैद्य को लेके आते हैं हनुमान, तो सुखेण वैद्य कहता है कि मुझे चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, मैं लंकाधिपति का राज्य वैद्य हूँ, मुझे शत्रु की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए और आपको भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं तो विरोधी पक्ष का वैद्य हूँ। तो हनुमान आदि जो है, विभीषण आदि जो है वैद्य के धर्म की बात करते हैं और कहते हैं कि वैद्य और रोगी के बीच में जो है एक अदृश्य संबंध होता है, विश्वास उसका आधार होता है। इसलिए वैद्य को ये नहीं देखना चाहिए कि रोगी का काल, देश, परिस्थितियां क्या है, उसकी कहाँ का है, कैसा है, किस कुल का है, किस वंश का है, इस आधार पर तो उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती। रोगी रोगी है, उसके लिए वैद्य का धर्म है कि वह हर प्रकार से उसको ठीक करे। परिचय तो बात की बात है, परिचय तो जब ठीक होगा तब उसका लिया जाएगा। उसी तरह से हम भारतीय ज्ञान परंपरा में देखते हैं राजधर्म, लोक धर्म, इन सब की चर्चा होती है। राजा का धर्म क्या है, प्रजा का धर्म क्या है। तो इसलिए पत्रकारिता का धर्म क्या हो, इस पर भी विचार करना चाहिए। इस विषय पर बार बार आख्यान होने चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, हमें खुल के बातचीत करनी चाहिए।
भारतीय स्वाधीनता आंदोलन जब चल रहा था तो भारतीय साहित्यकार, भारतीय पत्रकार जो भी थे, वे ब्रिटिश जो राज्य है जो लगभग आधे भारत पर व्याप्त था, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश राज्य लगभग आधे भारत पर था, शेष देशी रियासतें जो है स्वाधीन थी, उनकी जो प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं थी उनकी अपनी थी। ब्रिटिशर्स जो थे उनके साथ उनके संबंध थे, जैसे कि आज भारत ब्रिटिश राजमंडल का सदस्य होकर के भी स्वतंत्र देश है, तमाम भारत देश आज भी संधियां किए हुए है, लेकिन हम इसको परतंत्र नहीं कहते। उसी तरह से जो देशी रियासतें थी उनके अंग्रेजों से संबंध थे, उनके राजदूत आते जाते थे उनके यहाँ, किंतु स्वाधीन थे वे, उनकी अपनी जो आंतरिक व्यवस्था थी उनके अनुसार थी। ब्रिटिश जो शासन था संसद के द्वारा जो अनुमोदित हो गया 1857 के बाद, वह उतने ही हिस्से तक था जहां तक जो है लॉर्ड डलहौजी ने राज हड़पने की नीति का पालन करके जो है ले लिया था। शेष भारत अपने अनुसार जीवन जी रहा था। तो भारतीय जो पत्रकारिता थी, जो उसके तमाम बड़े बड़े जो पत्र निकालने वाले जो लोग थे, जो ब्रिटिश जो हुकूमत थी शेष भारत में, उसका जो विरोध कर रहे थे, तो इसलिए नहीं कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स जो है अन्य हैं और उनके हर विचार का विरोध करना चाहिए। वे विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है झूठ से, छल से, कपट से भारत के लोगों को ठग करके इन किन प्रकरण जो है हिंसा से, उत्पात से अपना शासन यहां बना रहे थे, जो कि मानवोचित नहीं है, असभ्य है, किसी सभ्यता का सूचक नहीं है, मानव धर्म के विरुद्ध है, सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। इसलिए उन्होंने उस समय जो ब्रिटिश शासन था उसका पुरजोर विरोध किया। स्वाधीनता अगर ब्रिटिश के लिए प्रिय है, फ्रेंच के लिए प्रिय है, जर्मन के लिए प्रिय है, तो भारत के लिए भी तो प्रिय होनी चाहिए, हर देश के लिए प्रिय होनी चाहिए। इसलिए भारतीय पत्रकारिता ने उस समय का जो अपना धर्म निभाया या अपनाया, यह था अनाचार का, अत्याचार का, झूठ का, छल का, कपट का प्रतिरोध करना, और उसने वह किया, सफलतापूर्वक किया। इसलिए ब्रिटिश राज्य जो हट सका तो उसके मूल में कहीं न कहीं जो हिंदी पत्रकारिता जो हिंदी प्रदेश में व्याप्त थी उसका भी बड़ा योगदान है। बहुत से नियम बनाए ब्रिटिशर्स ने, बर्नाकुलर एक्ट बनाया, तमाम तरह से बंदिशें लगाई, समाचार पत्रों को जमानत देनी पड़ती थी। इसमें कई बार जो अखबार होते थे बंद हो जाते थे। प्रताप कई बार बंद हुआ, युवक बंद हुआ, अन्य हिंदी प्रदीप 33 वर्षों तक निकला, बालकृष्ण भट्ट की अगुवाई में प्रयाग से। सोचिए उस समय जो अल्प साधन के बावजूद जो है इतने लंबे लंबे समय तक पत्र निकलते थे, और उसमें एक पत्रकार जो है ये ध्यान रखता था कि किस तरह से हम अखबार में, अपने पत्र में जो संसार भर की जो चिंतन के क्षेत्र की जो उत्कृष्ट चीजें हैं उसको ले आए, भारत की जो अपनी समस्याएं हैं उसको रखें, नवजागरण की जो वाणी प्रस्फुटित हो रही थी
स्वामी दयानंद आदि के नेतृत्व में उसको स्थान दें। हिंदी भाषा का जो स्वरूप है, जो बन रहा था खड़ी बोली के माध्यम से, उसको भाषाई रूप से सजाएं, संवारें, सुगठित करें। तो इस तरह से देश काल के समक्ष उस समय जो उपस्थित जो परिस्थितियां थी, भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, और उसमें जो पत्रकारिता की जो भूमिका थी, उसमें पत्रकारों ने बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दिया और जो आवश्यकता थी समय की, उसको पूरा करने का प्रयास किया, जिसका परिणाम है कि अंग्रेजों को यहां से जाना पड़ा। एक भारत उठ खड़ा हुआ और एक बड़ा आंदोलन चला भारत में, इसमें आपको पता ही है। कांग्रेस ने समझौते और आंदोलन दोनों की नीति अपनाई। परिणाम हुआ कि अंग्रेज कांग्रेस को समझौते के तहत जो है भारत का राज्य देके चले गए। स्वतंत्रता के बाद भी हिंदी पत्रकारिता ने जो एक सपना देखा था उस समय के क्रांतिकारियों ने, जो नेताओं ने, उस सपने को साकार करने के लिए जो योजनाएं होनी चाहिए उस पर पत्रकार लिखते रहे। राष्ट्रधर्म 1947 में लखनऊ से प्रकाशित होना शुरू हुआ, मासिक के रूप में, और आज भी मासिक के रूप में प्रकाशित हो रहा है। भाऊराव देवरस और दीनदयाल उपाध्याय की योजना थी कि एक ऐसा पत्र निकले जो राष्ट्र की आकांक्षा को स्थान दे। राष्ट्र के संबंध में थोड़ा सा इसमें दो चार पंक्तियों विचार करना जरूरी है तो बड़ा महत्वपूर्ण विषय। अंग्रेजी भाषा का प्रभाव होने से या दुष्प्रभाव होने से कहिए तो जो अंग्रेजी जो रूपांतरण है शब्दों का, उसको जो है सहज रूप में लोग करके अर्थ निकाल लेते हैं कि राष्ट्र, नेशन, नेशन राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र तो वह अमूर्त चेतना है जो किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों के हृदयों में निवास करती है, जिस चेतना का निर्माण लाखों वर्षों पूर्व हो चुका रहता है। संकल्प पाठ जो हम करते आ रहे हैं उसमें सृष्टि की पूरी आयु की गणना होते होते जो है वर्तमान काल तक आकर के फिर हम संकल्प लेकर कोई काम करते हैं। जरा संकल्प पाठ क्या है इसको भी समझना चाहिए, जो हम प्रत्येक कृतियों में करते हैं। तो मेरे कहने का आशय ये है कि जो राष्ट्र धर्म है वो राष्ट्र की जो आकांक्षा है, उसकी चेतना है, उसको वाणी देने का जो उद्योग है वो होना चाहिए। ऐसा विचार करके दीनदयाल उपाध्याय जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से थे और प्रख्यात विचारक थे, और भाऊ साहब देवरस जो संघ के सरसंघ चालक थे उस समय, तो इस तरह से 1947 में जब स्वतंत्रता का बिहान हुआ तो उस समय जो है राष्ट्रधर्म जो है लखनऊ से प्रकाशित हुआ। कालांतर में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी इसके
संपादक नियुक्त हुए और उन्होंने हिंदू तन मन हिंदू जीवन की जी पंक्तियों के साथ जो है इसका संपादन प्रारंभ किया। एक ऐतिहासिक अवदान रहा राष्ट्रधर्म का हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में और आज तक बना हुआ है। उसका सिंहावलोकन जो अंक है वो भी आ चुका है, जिसका विमोचन बहुत पहले हो चुका है उस समय के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक द्वारा। तो इस तरह से राष्ट्रधर्म भी हिंदी पत्रकारिता के जो बनाए हुए जो मार्ग थे, जिस पर चल कर के जो भारत ने अपने स्वाधीनता की लड़ाई को लड़ा और उसको प्राप्त किया, मानव मात्र की जो संकल्पना होती है कि मनुष्य स्वाधीन रहे, उसको प्राप्त किया। और राष्ट्रधर्म भी जो है इसमें स्वाधीनता के बाद राष्ट्र कैसे बने, कैसे खड़ा हो, इसको लेकर के वो चलता रहा। स्वर्गीय दीनानाथ मिश्र, भानु प्रताप शुक्ल प्रख्यात इसके स्तंभ लेखक रहे राष्ट्रधर्म में, जिनके विचारों का प्रभाव रहा कि भारत के स्वाधीनता के बाद भारत में इस तरह से एक द्वितीय नवजागरण आया कि जब भारत अपने खोए हुए स्वरूप को पाने के लिए चल पड़ा। और हम देखते हैं कि कैसे जो है 1992 तक आते आते जो है जो असंभव से कार्य थे, जो ये माने जाते थे कि भारत उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता, अपना खोया हुआ गौरव नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन ये स्वतंत्रता के बाद की जो भारतीय पत्रकारिता और उसकी जो राष्ट्र के प्रति जो समर्पण है, जो उसका जो प्रभाव रहा कि ऐसा जन आंदोलन खड़ा हुआ, अयोध्या आंदोलन के नाम से जो विख्यात है, इसको हम नकार नहीं सकते। ये भारतीय पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता का ही एक प्रभाव है, उसका बल है, जिसमें उच्च कोटि के लेखकों ने जो है ऐसा जनमानस तैयार किया कि आज हम देख पा रहे हैं कि अयोध्या जो अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर रही है। वहाँ जो एक ढांचा, जो एक टीस दे रहा था हिंदू समाज को 450 वर्षों के पश्चात भी, उसको वो हटा दिया गया जनता द्वारा। और फिर जो है लंबी लड़ाई के बाद न्यायालय द्वारा वो स्थान हिंदू समाज को प्राप्त हुआ। तो क्या इसमें हिंदी पत्रकारिता का कोई योगदान नहीं है? ये ऐसे ही हो गया? ये ऐसे ही नहीं हुआ। ये चिंतक, विचारशील जो लेखक थे, पत्रकार थे, जिन्होंने चीज़ों को रखा सामने बार बार अदम्य निष्ठा से, साहस के साथ, तो उसके नाते जो है ये सब संभव हुआ। जहाँ तक वर्तमान जो पत्रकारिता है, अगर उसकी स्थिति को देखा जाए तो चिंतनीय भी है और उत्साहजनक भी है। दोनों स्थितियां हमारे सामने दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसके पहले अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे जो दो शब्द हैं, मैं उसकी व्याख्या करना चाहूँगा, जहाँ भारतीय हिंदी पत्रकारिता जो है उसका सामना नहीं कर पा रही, जवाब नहीं दे पा रही है। एक शब्द है भीड़, एक शब्द है दंगा। पत्रकारिता जगत के शब्द हैं ये। अंग्रेजों का भारतीय समाज के साथ कोई लगाव नहीं था, लगाव हो भी नहीं सकता था, क्योंकि वो नौकरी करने के लिए पहले यहाँ आए और उसके बाद जो है झूठ छल कपट का सहारा लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कुछ लुटेरे चक्के टाइप थे, उन्होंने भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों का जो है लाभ उठा करके यहाँ शासन ले लिया। 1857 से एक वैधानिक रूप से उनका शासन हो गया।
तो उनके लिए जो है समाज में जो घटने वाली जो घटनाएं थी, तीज थे, त्योहार थे, व्रत थे, उपवास थे, कुंभ का स्नान है, कोई भी अगर बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे थे तो उसको भीड़ के रूप में देखते थे, क्योंकि वो तो आत्मीयता तो थी नहीं उनकी कि जो है कि एक कौन है रिकॉग्नाइज करें उसको, जो है चिन्हित करें उसको, नाम दें उसको। भीड़ बोल करके काम चला लेते थे। भीड़ और भेड़ में बहुत अंतर नहीं है। भीड़ भेड़, एक के पीछे एक। वास्तव में भारतीय हिंदू समाज कई वर्गों, श्रेणियों, खापों, पंचायतों, इस सबसे उसकी एक भौतिक इकाइयों में बटा हुआ है। वो मतलब वो एक तरह से संयोजित है, इसमें बटा हुआ नहीं कहना चाहिए। जैसे शरीर के विविध अंग हैं वैसे ही सब समाज के अंग हैं। भारत में परंपरा रही है कि समूहों को उसके नाम से संबोधित करना। वर्णाश्रम में 4 समूह बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। एक बड़ा संबोधन था ये, समूह में संयोजित करके कर्म के आधार पर। और फिर जैसे जैसे पेशे बनते गए वैसे वैसे जातियां बनती गई, वैसे वैसे संबोधन होते गए। और आश्रमों में तो आपको पता ही, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये सारे जो है संबोधन। और फिर उसके बाद विद्यार्थी, आचार्य, किसान, है ना, इत्यादि। मतलब कोई ऐसा नहीं वर्ग था जिसका कोई पहचान न हो। उसके पहचान के साथ संबोधन करना जो है हमारा अपना जो है तरीका रहा है। नहीं कुछ तो भाई कह के संबोधन कर लेते हैं, अरे भाई। संतों आई ज्ञान की आंधी, कबीर कहते हैं ना, इसमें भी संबोधन है। लेकिन अंग्रेजों ने जो दे दिया एक शब्द जो है, क्योंकि उनका तो कोई संबंध था नहीं, भीड़, और फिर वो पत्रकारिता में चल पड़ा। अंग्रेजों को गए 73-74 साल हो रहे हैं 47 के बाद से। लेकिन अगर आप समाचार पत्र उठा के देखें तो पत्रकार और समूह के बीच का जो गैप है, जो मतलब दूरी है, वो आपको दिख जाएगी। लिखेगा लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई, देख रहा है कि वो एक भेष में, एक चिंतन में, एक विचार में जा रहे हैं। चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे कुंभ के यात्री हो, चाहे और देशाटन करने वाले हो। लेकिन आज भी देखिए अखबार उठा करके, समाचार पत्र उठा करके, तो संबोधन क्या मिलेगा? भीड़, हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई। अब जो संबंध है वो संबंध तो बन नहीं रहा, दृष्टिगोचर हो नहीं रहा है। एक परायेपन के साथ जो है संवाददाता जो है वो खबर जो है, समाचार जो है, अपने ही देश में दूसरे भाग में, हिस्से में प्रस्तुत कर रहा है। वर्तमान स्थिति में अगर ये स्थिति ऐसी है, एक परायेपन की स्थिति है अगर हिंदी पत्रकारिता में, तो इसको जानना चाहिए। एक संवाददाता के लिए आवश्यक है कि वो उस समूह को उसके नाम से संबोधित करके समाचार पत्र बना करके फिर प्रस्तुत करे उसको। इसी तरह एक शब्द है, पत्रकारिता से ही आया है, दंगा। अब ये किस भाषा का शब्द है, कहां से निकला है, उसकी खोज की जानी चाहिए। अंग्रेजी जो मशीनरी थी, जब वो समाज में कोई हिंसा की स्थिति बन जाती थी, हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में संघर्ष की स्थिति बन जाती थी, तो इस दंगे शब्द का उपयोग करते थे। अब इससे चीजें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं कि
समस्या के मूल में क्या है। अंग्रेज को तो समस्या का समाधान करना नहीं था, उनके लिए तो कोई हिंदू हो या मुसलमान हो उनसे कोई मतलब नहीं था। उनको तो टैक्स इकट्ठा करना था, अधिक से अधिक धन का दोहन करना था, और लॉ एंड ऑर्डर जो उनकी एक बात हुआ करती थी उसको लगाने के लिए वो कर्फ्यू आदि का नियम लगा करके चीजों को दबा देना चाहते थे। भारतीय प्रशासन फिलहाल अभी उसी मोड में है, जब भी कोई उपद्रव होता है तो कर्फ्यू लग जाता है। समाचार पत्र जो है ऐसी स्थितियों का जो चित्रण करते हैं, जो खबर बनाते हैं, तो छापते क्या है कि फला जगह में दंगा हो गया। अब आप खोजते रहो, पता करते रहो कि समस्या क्या है, उसका मूल क्या है, उसमें पक्ष कौन है, दोनों झगड़ा क्यों हुआ आपको पता ही नहीं चलेगा। आप एक भ्रम का शिकार होकर रहोगे। हिंदी पत्रकारिता के लिए बहुत दयनीय स्थिति है। घटना जिस प्रकार से घटे उसको समाज के सामने उसी रूप में आना चाहिए। और घटना शुरू कैसे हुई, घटना के अभियुक्त कौन है, इनका विवरण जो है स्पष्ट रूप से समाज के सामने आना चाहिए, ताकि समाज को सही चीज का बोध हो सके। दंगा शब्द भ्रम का निर्माण करता है, जैसे भीड़ भी भ्रम का निर्माण करती है। लेकिन हम इसका एक पक्ष और जो देखते हैं तो पाते हैं कि हिंदी पत्रकारिता में ऐसा वर्ग भी, ऐसा समूह भी उभरा राष्ट्रीय चेतना के विकास के साथ साथ, जिसने चिन्हित किया, रिकॉग्नाइज किया चीजों को। और अयोध्या आंदोलन जब चला तो एक बहुत विशाल समूह जो श्री राम मंदिर की आकांक्षा लेकर के जो आंदोलन करता रहा, उस समूह को कारसेवक के रूप में चिन्हित किया उसको, क्योंकि उस समय के संगठन विश्व हिंदू परिषद ने कारसेवा नाम से उपक्रम चलाया। तो कारसेवक एक नया शब्द भारतीय हिंदी पत्रकारिता में प्रवेश कर गया और एक चिन्ह बन गया, एक समूह का नाम बन गया है। और इसके समानांतर जो है राम भक्त शब्द भी चला कि राम भक्तों ने यहाँ सभा की, यहाँ धरना दिया, यहाँ प्रदर्शन किया, यहाँ रैली निकाली। तो इस तरह से हिंदी पत्रकारिता में जो राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत जो संसार रहा, जो समूह रहा, राष्ट्रधर्म जिसकी अगुवाई कर रहा था, उसने नए नए शब्द भी गढ़े, नए नए शब्द भी दिए। तो हम देख सकते हैं कि हिंदी पत्रकारिता का जो आज का जो धर्म है, उसका जो कर्तव्य है, उस पर तो कुछ समूह निष्क्रिय भाव से चल रहे हैं, राष्ट्र में अपनी जो है भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन दूसरा पक्ष भी है जो पत्रकार के भेष में कृतदास का आचरण कर रहा है। कृतदास अर्थात धन लेकर के चीजों को करना। अगर हम प्रकाशित समाचार पत्रों की बात करें तो वर्तमान में जो उसकी स्थिति है, वो अगर भाषा के स्तर पर देखें तो एक समय में वो उर्दू से आक्रांत रही उसकी भाषा। उर्दू के शब्द जो है अरबी फारसी के शब्द जो है मिलकर के और हिंदी के शब्द मिलकर के जो एक नई भाषा बनी, उर्दू कहलाई। आप जानते ही हैं, कोई नई भाषा नहीं थी, लिखने की स्क्रिप्ट जो उसकी पर्शियन थी, इसलिए उसको उर्दू के नाम से कहा गया। उसके आधार पर ही पाकिस्तान बना, सारा देश समाज जानता है। अरबी फारसी के शब्दों की भरमार ये जो है हिंदी भाषा में हो जाए, ऐसा एक वर्ग चाहता था और वो करता था इस तरह से। लेकिन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे प्रतापी पुरुषों का जो है
ये अवदान है, उनका श्रम है, उनका पुरुषार्थ है, तप है कि हिंदी जो है, खड़ी बोली हिंदी जो है, इस चीज़ से मुक्त हुई और विशुद्ध रूप से उसका एक स्वरूप बना, साहित्य में, पत्रकारिता में, काव्य में। और हिंदी पत्रकारिता ने हिंदी भाषा को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उस समय तो लड़ लिया, लेकिन आज उर्दू तो नहीं, लेकिन अंग्रेजी जो भाषा है वह आक्रांत कर रही है। मुझे याद है कि जब 1995 में मैं नई दिल्ली गया था, नवभारत टाइम्स निकलता था वहाँ से, हिंदी का अखबार, समाचार पत्र, और आज भी नवभारत टाइम्स निकल रहा है, 25 वर्ष के बाद भी निकल रहा है। अगर आपको प्रतियां मिल जाएं तो आप देखें दोनों की, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या नवभारत टाइम्स जो आज निकल रहा है ये 25 साल पहले ऐसा था। 25 साल पहले के नवभारत टाइम्स की शब्द योजना, उसमें आलेख और उसकी जो भाषा का जो स्तर है वो आज देखने में नहीं आएगा। पूरी तरह से नाम मात्र के हिंदी के शब्द और रोमन शब्द को जो है देवनागरी में रख करके उस अखबार ने हिंदी भाषा की हत्या करने का एक संकल्प ले लिया, जैसे लगता है। और उसका दुष्प्रभाव यह है कि अन्य जो समाचार पत्र हैं वे भी जो है जाने अनजाने जो है अंग्रेजी भाषा के शब्दों को जो है ला रहे हैं। भाषा विचारों की वाहिका है, अगर वो बिगड़ेगी तो विचार भी बिगड़ेगा। और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे शब्द जो है समाज से अन्य चीजों में प्रवेश कर रहे हैं, वे पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जा रहे हैं। इससे जो पत्रकारिता की जो नींव रखी थी हमारे पूर्वजों ने, महान पूर्वजों ने, हिंदी के पत्रकारों ने, वह जो है डमाडोल हो रही है, संकट आ रहे हैं उस पर। इसलिए आज आवश्यकता है कि जो हिंदी जो पत्र है, हिंदी पत्रकारों का जो धर्म है वो उसको निभाएं, भाषा को बिगड़ने न दें। पत्रकारिता में राष्ट्र विरोधी तत्वों का प्रवेश हो चुका है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक जो न्यूज चैनलों को देखें तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एक ही घटना की व्याख्या भिन्न भिन्न चैनल कैसे कर रहे हैं। एक जगह आप देखेंगे कि आपको वो चीज आपको सही दिखाई देगी, दूसरी जगह कोई पत्रकार उसकी ऐसी व्याख्या करेगा वो गलत दिखाई देगी। सत्य क्या है इसका पता लगाना कठिन हो जाता है। पत्रकार का मूल धर्म है वस्तु स्थिति को बयां करना, लेकिन आज जो इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है उसका जो पत्रकार है वो खबर नहीं परोस रहा, खबर नहीं दे रहा है। खबर देने के साथ साथ वो उसका व्याख्याता हो जा रहा है, उसकी व्याख्या कर रहा है वहीं तत्काल। ये नहीं कि मतलब कुछ समय के बाद उस पर विचार विमर्श करना उसका धर्म है, करना भी चाहिए, लेकिन वहीं तत्काल कर रहा हो, जिससे एक भ्रम बन जा रहा है और जो पाठक है वो जान नहीं पा रहा है कि सत्य क्या है। एक समस्या और आई है जो कि समय की जो है देन है। एक समय था कि जब पत्रकार जो है अपने पत्र का स्वामी हुआ करता था। गणेशंकर विद्यार्थी प्रकाशक, मुद्रक, संपादक सब थे प्रताप के।
उस समय भी वैतनिक संपादक हुआ करते थे, लेकिन अधिकांश के जो पत्र थे उसके स्वामी वो पत्रकार ही हुआ करते थे। आज स्थिति बदल गई है, पत्रकारिता भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय हो गया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट निवेश करके जो है चीज़ें चलाई जा रही हैं। हिस्सेदारी बनती बिगड़ती रहती है पूंजीपतियों की, जो उद्योगपति हैं, जो उसके स्वामी हैं। पत्रकार की स्थिति डमाडोल है, आज इस अखबार में है तो कल उस अखबार में, आज इस चैनल में तो कल उस चैनल में। तो पत्रकारिता के सामने, पत्रकार के सामने एक बहुत कठिन चुनौती है कि ऐसी परिस्थितियों में वह किस प्रकार से जो है अपनी बात को रखे, सत्य का उद्घाटन करे, समाज की सेवा करे, और जो एक पत्रकार का जो मूल धर्म है, मानव हितों की बात करना, सृष्टि के हितों की बात करना, सत्य का साथ देना, न्याय का, अत्याचार का विरोध करना, जो कि हिंदी पत्रकारिता की नींव रही है, इस समय एक कठिन सा है, क्योंकि पत्रकार एक संपादक है, स्वामी तो उसके कोई और है। ये प्रारंभिक समय में भी था, थोड़ा कम था, लेकिन अब तो इसकी स्थिति जाती है, इसकी व्याप्ति जाती है। तो इसलिए जहां तक भविष्य की बात है, हिंदी पत्रकारिता का जो भविष्य है वो चुनौतीपूर्ण है। अंधकार में तो मैं नहीं कह सकता, चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि भारत आज की स्थिति में समर्थ है, विश्व में इसकी पूछ है, और हिंदी भाषा बिना किसी सरकारी सहायता के, बिना किसी राजाश्रय के भी अपनी शक्ति से जो है खड़ी है, वो अपनी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास कर रही है, विकसित हो रही है, गतिशील हो रही है। और उसका प्रमाण ये है कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखिए तो हर प्रांत के जो नेता हैं या वहाँ के निवासी हैं, लोग हैं, वो बड़े सहज रूप में हिंदी भाषा में अपनी बात रखते हैं। 25-30 साल पहले स्थिति ऐसी नहीं थी। अगर कोई बाइट रखता था उसके सामने, किसी दूसरे प्रांत के नेता आदि के सामने, तो अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलते थे अथवा वो अंग्रेजी में बोलते थे। लेकिन अभी हिंदी की व्याप्ति है इतनी कि लोग अरुणाचल, कश्मीर, केरल, सब जगह इसका विस्तार हो रहा है। और इस हिंदी भाषा की जो विस्तार में, उसके प्रचार प्रसार में इसकी जो भूमिका है पत्रकारिता की, बहुत बड़ी है। पत्रकारिता का धर्म जो है चुनौतियों से घिरा हुआ उस समय भी था जब इसका जन्म हो रहा था, लेकिन उस समय मेधावी पत्रकारों ने अपने तप से, त्याग से पत्रकारिता के धर्म को बचाए रखा, सत्य का उद्घोष किया, असत्य को कहने का उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। आपको पता है कैसे वाल्मीकि गुप्त जो है नाम बदल करके भारत मित्र में जो है तत्कालीन वायसराय का विरोध करते थे, खंडन करते थे, उस पर बयान करते थे। शिव शंभू के चिट्ठे के नाम से तो पता नहीं कितने उनके जो है लेख जो है संग्रहित किए गए। उसी तरह से चक्रपाणी शर्मा दिवरेफ के नाम से द्विवेदी जी, महाराज प्रसाद द्विवेदी जी जो है लेख लिखा करते थे। तो इस तरह से विषम परिस्थितियों में हिंदी के पत्रकारों ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अर्थात अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा, अर्थात अपने पत्रकारीय जो दायित्व है उसको नहीं छोड़ा और उसको निभाया। राष्ट्रधर्म भी उस पर चलता हुआ आगे बढ़ा। उसके साथ जो पांचान्य साप्ताहिक निकलता था उसने भी उसका अपना जो है योगदान दिया, भूमिका निभाई। पांचजन्य दिल्ली से आ गया, लखनऊ से दिल्ली आ गया, और राष्ट्रधर्म तो अभी लखनऊ से ही प्रकाशित हो रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो हिंदी पत्रकारिता ने मानव मूल्य, जीवन मूल्य, सृष्टि के समस्त जीवों की जो है उत्थान के लिए, उसके संरक्षण के लिए काम किया। और इसलिए जो है
पूरे संसार की जो पत्रकारिता के अगर इतिहास को देखा जाए, भिन्न भिन्न भाषाओं में जो पत्रकारिता हुई है, तो कहीं न कहीं जो हिंदी की पत्रकारिता है उसका जो इतिहास है, उसमें जो जीवन मूल्यों के संरक्षण करने की जो उसकी प्रवृत्ति है, उसका एक बहुत गौरवपूर्ण स्थान है। आज के संपादक सुनाम धन बाबूराव विष्णु पराड़कर जो है, जो एक श्रेष्ठ संपादक हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में जो समाचार पत्र हैं रंगीन होंगे, फोटो युक्त होंगे, चमक दमक बढ़ेगी, लेकिन जो विचार है वो ऐसा नहीं रहेगा। तो ये तो दिख रहा है कि क्षरण हुआ है, विचारों में कमी आई है। किस तरह से विज्ञापन भी जो है खबर की तरह से प्रिंट होकर के सामने आ जा रहे हैं और पता नहीं चल पा रहा है सामान्य पाठक को कि वो विज्ञापन है कि वो समाचार है। इस तरह से जो है डिजाइन करके छाप दिया जा रहा है, जो पाठक के साथ अन्याय है। तो इसलिए जो है आने वाला जो भविष्य है वो बहुत चुनौतीपूर्ण है। हिंदी के पत्रकार पहले भी चुनौतियों का सामना करके उसका जो है प्रतिकार किए हैं, आगे भी करेंगे, ऐसी आशा है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि राष्ट्र धर्म उसका नेतृत्व कर रहा है, इसका और विस्तार हो, इसका और फैलाव हो, ये हमको करना चाहिए। और आप सभी लोगों को मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन की शुभकामना देता हूं, जो कि 25 दिसंबर को था, जो कि बड़ी धूमधाम से पूरे देश ने मनाया। और मैं बधाई देता हूं अखिलेश पांडे को, अपने अनुज को, कि जिन्होंने कोरोना काल में भी जो है ऐसी विषम परिस्थितियों में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी नामक हिंदी व्याख्यान माला इन्होंने शुरू की। और ख्याति लब्ध जो देश के जो प्रतिष्ठित जो साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, उनका आख्यान उन्होंने आयोजित किया। और इस श्रृंखला में उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी बात रखूं। और सीमित समय में अल्प बुद्धि से जो मैंने बात रखी है अपनी, मुझे विश्वास है कि इसमें थोड़ा बहुत काम की चीज़ आप लोगों को मिली होगी। बहुत वैसे तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं और परिस्थितियों को जानते हैं। तो चूँकि 5:52 हो रहे हैं, उनका कहना था कि 45 से 50 मिनट के बीच में मैं अपनी बात रखूँगा, तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।